हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ डीएनए पढ़ रहे थे, है ना। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें डीएनए शुरू किए हम लोग। बताए थे कि डीएनए जो है ना वो 4 टॉपिक में बटा हुआ है। पहला टॉपिक तो अभी हम लोग स्ट्रक्चर में है उसका, है ना। दूसरा हम लोग देखेंगे उसका पैकेज देखेंगे, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। जेनेटिक मटेरियल देखेंगे हम लोग, है ना। और एक और उसका है, ठीक है ना। 4 टॉपिक में उसको हम लोग जानेंगे। तो हम लोग इसमें फिजिकल स्ट्रक्चर देख चुके थे हम लोग। अब हम लोगों को इसका केमिकल स्ट्रक्चर देख चुके थे हम लोग, है ना। इसका फिजिकल स्ट्रक्चर हम लोगों को देखना है ना। तो फिजिकल स्ट्रक्चर में आप लोगों को बताए थे कि किस तरह बनेगा वो। तो उसमें बताए थे आप लोगों को कि 2 पेन ले लेना है ना। दोनों के बीच में इस तरह गैप रखना है ना। और वो गैप एकदम कांस्टेंट रहना चाहिए, हिलना डुलना नहीं चाहिए, है ना। और इस तरह इसको बनाइएगा, ये हो जाएगा इसका फिजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब ये फिजिकल स्ट्रक्चर जो है ना 2 साइंटिस्ट ने दिया था, उसके बारे में हम लोगों को देखना है। धीरे धीरे सबको इसको देखते जाइए, है ना। डबल हेलिक्स मॉडल। हेलिक्स का मतलब होता है स्पाइरल, सर्पिला। मॉडल ऑफ डीएनए was proposed by वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक ने इस मॉडल को दिया था इन 1953, ठीक है ना। दोनों को दे अवार्डेड, इन लोगों को नोबेल प्राइज भी मिला था। दे वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1962। अब हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के अनुसार क्या है डीएनए का फिजिकल स्ट्रक्चर। या तो समझ में आ रहा होगा। वाटसन क्रिक ने दिया था जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था, है ना। और उस मॉडल के अनुसार इनको क्या है ये ना। तो ये 2 धागा का बना हुआ है डीएस डीएनए, है ना। डीएस डीएनए इज इन हेलिकल फॉर्म। हेलिकल का मतलब होता है स्पाइरल, सांप की तरह स्पाइरल होता है, ठीक है ना। डीएस में डबल स्टैंड डीएनए हेलिकल फॉर्म में रहता है ना। इट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इसको ठीक से समझिए। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इसको 2D स्ट्रक्चर भी कहा जाएगा। आप लोगों को प्रोटीन जब पढ़ाए थे हम, तो बताए थे कि प्रोटीन का धागा जब सीधा रहेगा, है ना, तब उसको प्राइमरी स्ट्रक्चर, जब वो हेलिकल फॉर्म में आ जाएगा तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और सब फोल्डिंग होगी तो टर्शियरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये देखिए हेलिकल फॉर्म में है, इसलिए क्या है ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। आगे देखिए, बोथ द
स्ट्रैंड्स, दोनों धागा आर हेल्ड बाई, दोनों धागा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं बाई एच बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड से ये दोनों धागा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें कुछ देखना है हम लोगों को, है ना। इसका वन टर्न, इसका एक मोड़, सपोज कीजिए हम लोग यहाँ से एक मोड़ निकाल रहे हैं यहाँ से, तो इसी के सामने ये धागा यहाँ आ गया है, इसको वन टर्न कहा जाएगा, ठीक है ना। वन पिच भी कहा जाता है इसको, ठीक है ना। तो ये सपोज कीजिए हम इस धागा को यहाँ से ले रहे हैं, तो फिर इसी के सामने ये देखिए यहाँ पर ये सामने आ गया है, ये क्या हो जाएगा, इसका वन टर्न हो जाएगा, वन मोड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कहेंगे वन टर्न, एक मोड़, ठीक है ना। डिस्टेंस ऑफ वन टर्न, डिस्टेंस ऑफ वन टर्न, एक मोड़ की दूरी कितनी होगी, 34 एंगस्ट्रॉम होगी, है ना। या ठीक है 3.4 nm नैनोमीटर होगी। इस बात समझ में आ रही है। इसको कहते हैं हम लोग वन टर्न। तो यहाँ लिखे हम लोग डिस्टेंस ऑफ वन टर्न, कितना हो जाएगा 24 एंगस्ट्रॉम और 3.4 nm। ये बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए इस वन टर्न में जो है ना 10 बेस पेयर अटते हैं। एक बेस पेयर हो गया, ये दूसरा हो गया, सपोज कीजिए यहाँ हम लोग तीसरा बना रहे हैं, ठीक है ना। ये चौथा हो गया, 10 से ज़्यादा नहीं बनाना है। ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, सपोज कीजिए यहाँ 9 है, ठीक है ना। तो इस तरह इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक यहाँ बना दीजिए। 10 बेस पेयर होते हैं, ठीक है ना। यहाँ लिखना पड़ेगा हम लोगों को इन वन टर्न, इन वन टर्न नंबर ऑफ बेस पेयर्स, बेस पेयर्स कितने होंगे, ये हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, ठीक है ना। 10 से ज़्यादा आप लोग मत बनाइएगा, ठीक है ना। तो इन वन टर्न, एक टर्न में, एक मोड़ में नंबर ऑफ बेस पेयर्स को इस तरह भी लिखा जाता है, ठीक है ना। बेस पेयर्स बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब कुछ आगे देखिए, यहाँ पर देखिए ये 2 बेस पे, एक बेस पेयर यहाँ है, एक बेस पेयर यहाँ है, इसके बीच की दूरी जो है ना वो, ठीक है ना, 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। ये हो जाएगा 0.34 nm, ठीक है ना। फिर हम लोग लिखे डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स या 2 न्यूक्लियोटाइड्स, 2 बेस पेयर्स, ये कितना हो जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम और 0.034 nm।
ठीक है, ये यहाँ तक ठीक है। इस प्रत्येक के बीच की दूरी जो है ना वो कितना हो जाएगा, 3.4 nm हो जाएगा। ये दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी भी कहा जाता है इसको, है ना। एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ है, एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ है, इसके बीच की दूरी हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब डायमीटर ऑफ DNA, ठीक है ना, ये हो जाएगा 20 एंगस्ट्रॉम या 0.20 nm, ये हो जाएगा इसका डायमीटर। ये डायमीटर हो गया इसका, ये हो जाएगा 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है यहाँ तक। अब कुछ जानना ये हम लोगों को, है ना। इसमें देखिएगा एक यहाँ से ये मेजर ग्रुप, यहाँ देखिए मेजर ग्रुप मैंने ज़्यादा गड्ढा है यहाँ पर, यहाँ देखिए कम गड्ढा है। माइनर ग्रुप, फिर यहाँ माइनर, फिर यहाँ हो गया माइनर, इधर से मेजर, इधर मेजर हो गया, फिर यहाँ माइनर हो गया, यहाँ माइनर हो गया, फिर इधर मेजर ग्रुप, है ना। तो dsDNA हैज माइनर एंड मेजर ग्रुप्स अल्टरनेटली, एकांतर पर। मेजर रहेगा तो फिर माइनर आ जाएगा, माइनर रहेगा तो फिर मेजर आ जाएगा, है ना। माइनर मेजर, फिर मेजर माइनर, इस तरह ये अल्टरनेटली लगा रहता है ना। अब एक और बात इसमें जाननी है, वो ये है ना। अब हम यहाँ से लिख रहे हैं, ज़रा इसको देखिएगा, ठीक है ना। चलिए एक यहाँ भी लिख सकते हैं ना। एंगल बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स लिखिए, है ना। न्यूक्लियोटाइड्स, है ना, वो होता है 36 डिग्री, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ यहाँ एक न्यूक्लियोटाइड है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड यहाँ है, इसका एंगल बीच का कितना हो जाएगा, 36 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। ये न्यूक्लियोटाइड यहाँ है कि यहाँ है, इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 36 डिग्री। एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ है, दूसरा यहाँ है, इसके बीच का एंगल 36 डिग्री हो जाएगा, है ना। एंड इन ZDNA, हम पढ़ाएंगे ZDNA क्या होता है ना। इट इज 60 डिग्री, ZDNA में ये कितनी होगी, 60 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। अब तो लगभग इसका सब कुछ हो गया, है ना। एक चीज़ और बताना इसमें है ना, कि बेस एंड शुगर फॉर्म्स बैकबोन ऑफ DNA का बैकबोन वही है, ठीक है ना। DNA का मेन होता है वो, और ये जो बेस रहता है ना वो भीतर की ओर होता है। शुगर एंड फॉस्फेट एंड शुगर, ये दोनों बैकबोन का निर्माण करता है, और बेस जो है ना वो भीतर की ओर होता है, ठीक है ना। ये यहाँ तक हो गया। और अब इसमें हम लोगों को ना जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखना है ना। बोथ द स्ट्रैंड्स, दोनों धागा आर
एंटी पैरेलल टू ईच अदर एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। जैसे ये 3 इंड कहलाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5 इंड, फिर ये 3 इंड कहलाएगा तो यहाँ आ जाएगा 5 इंड। ये दोनों धागा यहाँ पर 3 रहेगा तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 3 और 5, यहाँ 5 5 नहीं रहेगा, यहाँ 3 3 नहीं रहेगा। ये कैसे हो रहा है इसको हमको फिर समझाना पड़ेगा थोड़ा स्ट्रक्चर दिखाकर, है ना। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। और अब हम इसके फिर जो है ना, ये तो आप लोगों को 11 में पढ़ाए थे डिटेल, है ना। फिर उसी के आधार पर कुछ और आगे इसमें बता रहे हैं। पहले 3 to 5 इंड क्लियर कर लें हम लोग, है ना। देखिए ये फिगर आप लोगों को बताए थे हम केमिकल स्ट्रक्चर में। ये बेस बताए थे, ये शुगर बताए थे, ये फॉस्फेट बताए थे, ये बेस, और यहाँ शुगर हम इस तरह बनाए थे। ये बेस हो गया, ये बेस हो गया, ये बेस, यहाँ शुगर, यहाँ शुगर बनाइए। ये फिगर ऑलरेडी आप लोगों को बनाए थे हम, है ना। फिर यहाँ पर शुगर बनाइए, यहाँ पर शुगर बनाइए आप लोग, है ना। अब इसको हम इस तरह जोड़े थे फॉस्फेट से। यहाँ भी यहाँ बताए थे कि अगर ये बेस है, ए है, तो यहाँ पर टी रहेगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुटेगा, ए टी से बेस पेयर करता है। यहाँ अगर जी है तो निश्चित यहाँ सी रहेगा, बेस पेयरिंग में बताए थे आप लोगों को, है ना। फिर यहाँ अगर टी है तो निश्चित यहाँ ए रहेगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुटेगा। यहाँ पर अगर सी है तो यहाँ पर जी रहेगा, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से ये जुटेगा। ये हो जाएंगे सब एच बॉन्ड। अब इसमें जो आप लोगों को बताना है, बताए थे आप लोगों को, है ना, कि ये बेस शुगर से जुड़ा रहता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा, और शुगर फॉस्फेट से जुड़ा रहता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड द्वारा। ये 2 बॉन्ड रहेगा तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है ना। अब हमको यहाँ बताना है, यहाँ देखिए ना, एक ही फॉस्फेट, एक शुगर से 2 फॉस्फेट जुटा हुआ है, देख रहे हैं ना। एक फॉस्फेट से, एक शुगर से 2 फॉस्फेट। ये कैसे होता है देखिए इसको, यहाँ पर ये हो गया एक शुगर, ये हो गया एक शुगर, H OH, H और H याद है ना, ये दूसरा नंबर कार्बन है, ये तीसरा नंबर कार्बन पे H OH OH, और यहाँ पर रहेगा CH2OH, है ना। ये 5वां नंबर कार्बन हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया शुगर। अब कह रहे हैं इसे 2 फॉस्फेट जुटा हुआ है ना। यहाँ देख ही रहे हैं, एक शुगर से 2 फॉस्फेट जुटा हुआ है। एक फॉस्फेट यहाँ बनाइए, OH, यहाँ पर 2 फॉस्फेट बनाइए आप, एक यहाँ बनाइए
और एक यहाँ बनाइए। देख रहे हैं ना। अब क्या कीजिए आप, यहाँ OH है ना, तो अब देखिएगा, हम तो मिटा देंगे इसको, है ना, आप लोग इसको दिमाग में रखिएगा, है ना। यहाँ पर क्या कीजिए कि ऑक्सीजन से इसको जोड़ दीजिए और एक मॉलिक्यूल वाटर बाहर निकाल दीजिए। ठीक वैसे ही यहाँ देखिए OH है ना, यहाँ पर ऑक्सीजन से जोड़ दीजिए, है ना, और एक मॉलिक्यूल वाटर बाहर निकाल दीजिए। यही है यहाँ पर स्ट्रक्चर ये। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि नीचे वाला फॉस्फेट जो गया है ना, वो तीसरे नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है। ऊपर वाला फॉस्फेट आया है 5वें से। इस तरह ये देखिए ना, 3 नीचे 3 तीसरे नंबर से, ऊपर वाला 5वें नंबर कार्बन से, ठीक है ना। वैसे ही ऊपर से यहाँ आइएगा तो यहाँ हो जाएगा 3 और नीचे वाला गया है वो हो जाएगा 5। ये ऊपर वाला 3 से जुटा हुआ है, नीचे वाला 5 से, 3 और यहाँ हो जाएगा 5। इस तरह ये दोनों धागा जो है ना, इस तरह अगर इन लोग धागा बनाते हैं तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। और एक धागा 3 एंड है तो दूसरा 5 एंड, फिर ये 3 एंड है तो इसको 5 एंड कहा जाता है। अब समझ में आया। इस तरह दोनों धागा एक दूसरे के समानांतर तो हैं, पैरेलल हैं, लेकिन एंटी हैं, 3 to 5 और फिर ऊपर से 3 to 5। इसी को कहते हैं बोथ द स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, ये रहा कुछ इसका फिजिकल स्ट्रक्चर, है ना। और भी कुछ बात है इसमें, है ना। अब इसको हम लोग फिर मिटाएंगे, या आप इसको बनाइए, ठीक है। और हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ें इसमें ना। एक है चारगाफ रूल्स, चारगाफ का रूल अप्लाइड। ये जो है ना सिर्फ लागू होता है अप्लाइड ऑन DS DNA, है ना। अगर DS RNA है तो उसमें भी लागू हो जाएगा। डबल स्ट्रैंड RNA है तो उसमें भी ये लागू होगा। क्या है ये? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के अनुसार, ठीक है ना, किसी भी DNA इन एनी DS DNA किसी भी DS DNA में जितनी संख्या एडेनिन की होगी उतना ही संख्या गुआनिन की, जितनी संख्या थायमिन की होगी ये T से नहीं जुटेगा, जितनी संख्या साइटोसिन होगी उतना ही गुआनिन होगी। क्या मतलब इसका? इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग, है ना। अगर ये 10 है तो इसका मतलब हो गया T भी कितना होगा? 10 ही होगा, ठीक है ना। अगर C 20 है तो G कितना होगा? वो भी 20 ही होगा। समझ में आ रहा है ये बात ना। आपको मालूम है कि ये T से पेयर करता है तो ये जितना रहेगा उतना ही ना T रहेगा, G जितना रहेगा उतना ही ना C रहेगा,
ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, ना ए टी एडेनिन प्लस ग्वेनिन बराबर होगा साइटोसिन प्लस थाइमिन का। ये क्या है, इसका मतलब ये दोनों जो प्यूरिन है, तो प्यूरिन हमेशा बराबर हो जाएगा पायरिमिडीन का। जितना प्यूरिन रहेगा किसी डीएसडीएनए में उतना ही पायरिमिडीन भी रहेगा। इसका क्या मतलब, सपोज कीजिए आप, है ना, एग्जाम्पल देखिए इसका। ए अगर मान लीजिए कि 20 है, ठीक है ना, तो जी जो है ना वो सपोज कीजिए कि 10 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ए 20 है तो टी भी 20 होगा, चूंकि ए टी से जुड़ता है तो टी भी 20 हो जाएगा, और सी जी सी से जुड़ता है तो यहाँ पर सी जो है ना वो भी कितना हो जाएगा, सी कितना हो जाएगा 10, जी 10 है तो सी भी 10 हो जाएगा। नहीं समझ में आया। ए अगर 20 है तो ए तो हमेशा टी से जुड़ता है तो टी भी 20 हो जाएगा। जी अगर 10 है तो सी भी 10 होगा चूँकि जी सी से जुड़ता है। तो टोटल ये प्यूरिन कितना हो गया, 30, और ये पायरिमिडीन कितना हो गया, ये भी हो जाएगा 30। ठीक है, इसको ठीक से समझ लीजिएगा। तीसरा जो है ना वो शुगर हमेशा फॉस्फेट के बराबर होता है। जितना शुगर होगा किसी डीएनए में उतना ही उसका फॉस्फेट भी होगा। और चौथा पॉइंट, एटी एंड जीसी वैरी, इसको इस तरह लिखिए, इसको मिटा दें हम। इसको अब जो लास्ट पॉइंट है उसको बहुत ठीक से समझिए। चौथा पॉइंट है ना, एक मालूम है आपको टी से पेयर करेगा और जी सी से पेयर करेगा, है ना। ये रेयरली इक्वल इन ऑर्गेनिम्स। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों बराबर रहेंगे। ए टी ज़्यादा हो जाएगा तो जी सी कम हो जाएगा, या जी सी ज़्यादा होगा तो ए टी कम होगा। ये कभी भी जनरली बराबर नहीं रहते हैं, ये इसका रेशियो हमेशा वैरी करता रहता है। ठीक है, इसको आप अपने मन से कॉपी पर निकाल कर सब समझ लीजिएगा। ये हुआ चरगाफ रूल, है ना, कि ए हमेशा टी के बराबर रहेगा, जी हमेशा सी के बराबर रहेगा, प्यूरिन हमेशा पायरिमिडीन के बराबर रहेगा, शुगर फॉस्फेट हमेशा बराबर रहेंगे, और ए टी और जी सी बेस पेयर किसी भी जीव में, है ना, रेयरली जो है ना वो बराबर होते हैं, हमेशा वैरी करते हैं। ठीक है ना। ए टी सपोज कीजिए कि ए टी जो है ना वो 20 है, ए टी 20 है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जी सी जो है ना वो 20 ही रहेगा। ठीक है ना, ये कम ज़्यादा भी हो सकता है। ये सपोज 10, रेयरली ये कभी ये बराबर होंगे, नहीं तो हमेशा ये वैरी करते रहते हैं। हो गई बात।
अब हम लोगों को एक चीज़ और पढ़नी है इसकी, है ना, और वो है, ये तो हो जाएगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, है ना, पॉज करके। और अब हम लोग, ठीक है, आगे देख रहे हैं ना, चलिए कोशिश करते हैं कहीं इतना ही में हो जाए, है ना। अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ डीएनए, अल्टरनेटिव अगला हेडिंग कर रहे हैं हम, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ डीएनए, है ना। अब यहाँ एक चार्ट बना रहे हैं हम, यहाँ लिख रहे हैं हम, है ना, टाइप, दूसरा लिख रहे हैं हम क्वाइलिंग, तीसरा लिख रहे हैं हम नंबर ऑफ बेस पेयर, पर टर्न, एक मोड़ में बेस पेयर कितना रहेगा। आगे लिख रहे हैं हम, आगे लिख रहे हैं डिस्टेंस ऑफ वन टर्न, एक टर्न की दूरी कितनी होगी, तो सब लिख चुके हैं हम, है ना। फिर आगे लिख रहे हैं, छोटा हो रहा है क्या, ये नहीं दिखाई देगा, यहाँ हम एक चार्ट बना रहे हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ डीएनए में। पहला जो है ना, वो लिख रहे हैं हम लोग टाइप, डीएनए का टाइप। दूसरा लिख रहे हैं क्वाइलिंग, सबके बारे में समझा रहे हैं, क्वाइलिंग। तीसरा लिख रहे हैं, है ना, डिस्टेंस ऑफ वन टर्न, वो लिखे हैं 34 है, लेकिन आगे देखिए, डिस्टेंस ऑफ वन टर्न, एक मोड़ की दूरी। नंबर ऑफ बेस पेयर्स पर टर्न, एक मोड़ में बेस पेयर 10 लिखे हैं हम लोग, आगे देखिए, पर टर्न, है ना। आगे लिख रहे हैं हम लोग डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स, हम लिखे 3.4 रहता है ना। डायमीटर, डीएनए का डायमीटर हम लोग लिखेंगे, है ना। तो ये 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब देखिए तो डीएनए का टाइप देखिए, ए टाइप, बी टाइप, सी डी ई भी होता है, लेकिन हम लोगों को उसकी ज़रूरत नहीं है। बी टाइप और जेड टाइप, 3 ही प्रकार का डीएनए हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सी डी ई भी है, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा किताब में है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी तो एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है ना। ये है टाइप इसका, ए बी और जेड टाइप। क्वाइलिंग, ये हमेशा राइट
और ये लेफ्ट। क्या मतलब इसका? डीएनए तो एक दूसरे से क्वाइल्ड है, हेलिकल फॉर्म में है, तो राइट हैंड से क्वाइलिंग होगा इस तरह। लेफ्ट हैंड से क्वाइलिंग, मान लीजिए ये है तो लेफ्ट से इस तरह क्वाइलिंग होगा, लेफ्ट टू राइट जाएगा, ये राइट टू लेफ्ट। डीएनए का स्ट्रक्चर देखें आप लोग, तो राइट हैंड क्वाइलिंग ही ज़्यादा होता है, लेफ्ट सिर्फ जेड में पाया जाता है। डिस्टेंस ऑफ वन टर्न, एंगस्ट्रॉम, 36 एंगस्ट्रॉम और 30। आप लोग तो पढ़े हैं कि 34 होता है, यहाँ देखिए 33.7, 36 एंगस्ट्रॉम और फिर 30 एंगस्ट्रॉम, सब वैरी करेगा, ठीक है ना। जनरली बी डीएनए जो है ना, वही कहा जाता है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो बी डीएनए है। नंबर ऑफ बेस पेयर्स 10 हम लोग पढ़े हैं, 11, 10 और 12। हम लोग पढ़े हैं कि एक टर्न में 10 बेस पेयर अटते हैं, यहाँ देखिए 11, 10 और 12 रहता है ना। और डायमीटर हम लोग 20 पढ़े हैं, 23, 19 और 18 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स 2.56 एंगस्ट्रॉम, 3.38 एंगस्ट्रॉम, 3.71 एंगस्ट्रॉम। आप लोग तो पढ़े हैं 3.4 रहता है, ठीक है ना। तो ये कुछ वैरी करेगा, ठीक है ना। ये टाइप जो है ना, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं, आप लोगों को दिमाग में एक रहनी चाहिए, वो सुनिए ABCD DNA भी होता है। और वो जो हम लोग एक चीज़ पढ़े हैं कि एक टर्न की दूरी 34, वो कोई ज़रूरी नहीं है, देख रहे हैं ना, 33 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। एक टर्न में 10 बेस पेयर अटता है, 11, 10 और 12 भी अट सकता है। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4, 2.56, 3.38, 3.71 भी हो सकता है। डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम लिखे हैं हम लोग, याद वही करना है, लेकिन 23 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है और 18 भी हो सकता है। इस तरह सब वैरी करेगा। ये क्वाइलिंग की बात समझ में आ रही है ना। 2 धागा लीजिए, आप हमेशा राइट से लेफ्ट की ओर जाइएगा, वही राइट क्वाइलिंग हो जाएगा। लेफ्ट से राइट की ओर जाइएगा तो लेफ्ट क्वाइलिंग, ठीक है। तो इस तरह डीएनए का फिजिकल स्ट्रक्चर एंड केमिकल स्ट्रक्चर दोनों हम लोग देख लिए, है ना। देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को तो व्हाट्सएप पर डाल दीजिएगा कि समझ में यहाँ नहीं आया, वहाँ नहीं आया, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि आप लोगों को हिंदी वालों के लिए, हिंदी हम बोलते जाते हैं, लिखाते जाते हैं, ये जितना बोल रहे हैं हम जानबूझकर हिंदी बोल रहे हैं, है ना। हिंदी वाला उसी से सब लिख लेगा लोग, ठीक है। तो ये रहा डीएनए के बारे में। आगे हम लोगों को इसमें पढ़ना है ना, डीएनए पैकेजिंग, तब डीएनए रेप्लिकेशन, और उसके सिर्फ डीएनए के बारे में अभी 4 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, और डीएनए जेनेटिक मटेरियल, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो बनेगा हम लोगों का डीएनए पैकेजिंग के बारे में, और तब हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए जेनेटिक मटेरियल। ये ख़त्म होने के बाद हम लोग आएंगे आरएनए में। तो आरएनए वर्ल्ड है, आरएनए की दुनिया ही अलग है, उसको अलग से हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग 11th में कम पढ़े थे, यहाँ पर ये तो सब पढ़े थे हम लोग, लेकिन आगे देखिए, आगे जो पढ़ रहे हैं हम लोग वो नहीं पढ़े हैं हम लोग, ठीक है। तो सब कुछ हो गया अब इसका। अब हम लोग आगे डीएनए पैकेजिंग में मिलेंगे, है ना।